सिनेमा घर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए उपासना जग्गा का नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए 1964 में बनी फिल्म दोस्ती की कहानी। जी हाँ, जैसा कि इसका नाम है, ये पूरी सार्थक होती है फिल्म और इसने पूरा चरितार्थ कर दिया है अपने इस नाम को। कहानी बहुत ही अच्छी बन पड़ी है और देखने लायक फिल्म है। 60 के दशक की अगर आपने देखी होगी तो आपको याद आ गई होगी, लेकिन अगर आज के इस दौर में हम इसे अब भी देखेंगे तो तब भी हमें ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो है सत्येन बोस और निर्माता हैं ताराचंद बड़जात्या। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो बाण भट्ट हैं और पटकथा और संवाद लेखन किया है गोविंद मुनिस ने। आइए अब आपका परिचय उन किरदारों से करवा दें जो इस फिल्म में हैं। सुशील कुमार जो हैं इस फिल्म के नायक, वो रामनाथ गुप्ता उर्फ रामू की भूमिका में हैं। सुधीर कुमार मोहन के रूप में हैं। तो जो कहानी है वो जो पूरी तरह से सुशील कुमार और जो ये सुधीर कुमार है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो सुधीर कुमार ने इस फिल्म में मोहन का किरदार निभाया है। बेबी फरीदा हैं, उन्हें इस फिल्म में मंजुला उर्फ मंजू के रूप में वो हैं। और जो इस फिल्म के नायक हैं और जो दोस्त हैं वो उन्हें प्यार से राजकुमारी भी बुलाते हैं। उमा राजू मीना के रूप में है और संजय खान अशोक की भूमिका में है। लीला मिश्रा मौसी के किरदार में है। नाना पालसीकर शर्मा जी हैं जो कि स्कूल में अध्यापक के रूप में इस फिल्म में उन्होंने अपना रोल निभाया है। लीला चिटनिस रामू की माँ हैं और अभी भट्टाचार्य जो हैं वो स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो इस फिल्म की अगर बात करें हम साथियों, तो इस फिल्म ने बहुत सारे फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं, यानी कि 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया है इस फिल्म को, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ताराचंद बड़जात्या को मिला है। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार बाण भट्ट को मिला है और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार गोविंद मुनिस को मिला है। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक पुरस्कार मोहम्मद रफ़ी साहब ने जीता है। और जो गाना है वो सभी की जुबान पर आज भी है, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गीत के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। और फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो मिला है वो मजरू सुल्तानपुरी के मिला है। तो 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इस फिल्म को नवाजा गया। 60 के दशक की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म दोस्ती। बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित मानी गई और इस फिल्म में जो संजय खान ने रोल किया है, ये यूँ कह लीजिए कि संजय खान की ये डेब्यू फिल्म है। यहीं से उन्होंने पर्दापरण किया था फिल्मों में आने के लिए। तो ये छोटी छोटी जो बातें थी इस फिल्म के बारे में हमने आपको बता दी। तो अब इस फिल्म की कहानी की ओर अब हम रुख करेंगे और आज की दोस्ती फिल्म की कहानी आपको सुनवाएंगे। साथियों, स्कूल में फुटबॉल का जो मैच है वो चल रहा होता है, यानी कि जो कहानी है वो स्कूल का दृश्य है और वहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो मैच देख रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और 2 टीमों के बीच जो फुटबॉल का मैच चल रहा है, सभी जो अपने खिलाड़ी साथी हैं उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो जो इस फिल्म का जो नायक है वो है रामू और पूरा नाम उनका हमने आपको बताया कि उन्हें राम
नाथ गुप्ता भी उनका नाम है और इस फिल्म में वो रामू के ही किरदार में हैं। तो रामू ने इस मैच में 3 गोल किए हैं और मैच के कारण ही आज रामू को घर आने में देरी हो गई थी और जो रामू की माँ है वो बीमार है। जैसे ही रामू अपनी माँ के पास आते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, तो दोनों माँ और बेटा बहुत सारी बातें करते हैं और किस तरह से रामू को आज स्कूल से आने में देर होगी वो सब बातें भी वो करते हैं। और माँ तो यही चाहती है कि उनका बेटा खेल में तो अव्वल आया ही है, साथ में वो पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहे, एक दिन बड़ा होकर अच्छा आदमी बने। रामू की जो माँ है उन्हें तेज़ बुखार होता है और उन्हें दिल की बीमारी होती है, इस कारण वो घर पर आराम ही हमेशा करती हैं। और रामू भी अपनी माँ को कहता है कि वो आराम करे और मैं उठकर जो भी चाय नाश्ता है बना लेता हूँ। और माँ भी यही चाहती है कि कोई बात नहीं बेटा, खा पी के तुम भी पढ़ाई कर लो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करो। माँ बिस्तर पर लेटी हुई होती है और रामू माँ को दवाई पिलाता है। तभी वो अपनी माँ से पूछा है कि क्या पिताजी की फैक्ट्री से कोई चिट्ठी आई या नहीं। वो इसलिए पूछता है कि हमेशा उन्हें इंतज़ार रहता है कि जहाँ पर उनके पिताजी काम करते थे उनकी अब मृत्यु हो गई है, तो उस फैक्ट्री से अगर कोई ना कोई चिट्ठी आई तो हो सकता है कि वो पिताजी की मौत का जो हर्जाना है उसके रूप में उन्हें कुछ रुपयों से मदद करें। इसलिए वो पूछता है। रामू के जो पिता है, एक फैक्ट्री हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है और लेकिन जो ये फैक्ट्री अब है वो उनकी जो मौत का हर्जाना वो दे नहीं रही है, टाल मटोल कर रही है। और इसी बीच माँ कहती है कि वहाँ से तो अभी तक फ़िलहाल कोई चिट्ठी नहीं आई। रामू के जो मकान मालिक है इसी बीच वो भी पैसा लेने आते हैं, अपना किराया लेने आते हैं, परंतु जो रामू है उनके पास तो कोई पैसे होते ही नहीं। और इस बीच में जो मकान मालिक है वो रामू को बहुत भला बुरा कहता है और चला जाता है। रामू तो एक होनहार बालक है, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करता है और घर में भी वो अच्छे से पढ़ता है। जब क्लास में किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो रामू झटपट किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे देता है। एक दिन स्कूल के जो हेडमास्टर साहब हैं उनके पास रामू को बुलवाया जाता है कि कृपया वो स्कूल की फीस भर दे। रामू जाता है हेडमास्टर साहब के पास और 2-3 दिन की मोहलत मांगता है कि वो पैसों का इंतज़ाम कर लेगा, परंतु जो हेडमास्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि पिछले 4 महीनों से हम यही सुन रहे हैं कि तुम पैसे दे दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, तो जल्दी से पैसे दो और अपनी फ़ीस भरो। निराश होकर रामू जो है क्लास से बाहर चला जाता है। तभी क्लास के जो टीचर होते हैं वो के रामनाथ को कहते हैं कि भले ही आज तुम्हारा नाम स्कूल के रजिस्टर से कट गया है, लेकिन एक ना एक दिन तुम अच्छे बालक बनोगे, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। पैसे ना देने की वजह से उसका जो नाम है वो स्कूल से कट जाता है। घर माँ के पास जाता है, जो नाम कटने का दुख होता है अपनी माँ को बताता है। तब माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारा जो जन्म है वो गरीब घर में हुआ है, ये सब तो तुम्हें झेलना ही होगा, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनके साथ तो ये अक्सर होता ही है। माँ कहती है कि बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी बड़ी बाधा होगी तुम्हें उसे पार करना ही होगा, उसमें ही तुम्हारा गौरव है। माँ विश्वास दिलाती है कि मैं जैसे तैसे तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊंगी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है, क्योंकि माँ तो बीमार है। तभी ये बातें सुनकर माँ की तबीयत जो है वो अचानक और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रामू माँ से कहता है कि आप लेटे रहिए, उठिए मत। इसी बीच पोस्टमैन साइकिल की घंटी हुई बजाते आता है और रामू भागा हुआ जाता है कि शायद पिताजी की फैक्ट्री से पैसे आए हैं, लेकिन फैक्ट्री से तो कोई भी चिट्ठी नहीं आती और फैक्ट्री वाले तो ये चिट्ठी लिख के कह देते हैं कि उनकी मौत के लिए फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं है,
इसलिए वो कोई भी पैसा उन्हें नहीं देंगे। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। तभी जो रामू, जो एक अच्छा बालक है, वो पड़ोसी डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा भागा जाता है और उसके पीछे बहुत सारे जो उनके पड़ोसी है वो भी वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। तभी क्या होता है कि जैसे वो रामू सड़क पार कर रहा होता है, इसी बीच एक गाड़ी से रामू की टक्कर हो जाती है और उसे चोट लग जाती है। अस्पताल ले जा उन्हें रामू को अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि रामू की जो एक टांग है वो काटनी पड़ेगी और इस तरह से रामू की जान बचाने के लिए रामू की टांग काट दी जाती है। अब वो अपाहिज हो जाता है। रामू अपनी माँ को याद करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ की बातें उसे रह रह कर याद आती हैं। दरबदर काम की खोज में वो दिन रात भटकता रहता है। ना कोई उसकी मदद करता है और ना ही उसे काम देता है। भूखा प्यासा हर रोज यहाँ से वहाँ गलियों में वो भटकता ही रहता है। एक दिन घूमते हुए रामू की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे एक गाड़ी धक्का देती है और वो व्यक्ति गिर जाता है। तो रामू पूछता है क्या वो देखकर चल नहीं सकता, किस तरह से वो गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी है। तब जो वो व्यक्ति होता है वो बताता है कि भाई मैं तो देख नहीं सकता, मैं नेत्रहीन हूँ और तुमने मेरी मदद की, उसके लिए वो रामू का धन्यवाद करता है। रामू बताता है कि चलिए आज से हम दोनों दोस्त हो जाते हैं, तुम देख नहीं पाते और मैं चल नहीं पाता, तो इस तरह से अब हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। और दोनों वहाँ से पास की दुकान से चने खरीदते हैं और अपनी बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करते करते रामू अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसका पैर कट गया था और कैसे उसके साथ बहुत सारी जो घटनाएं बीती हैं इस जीवन में, वो सारी बातें वो बताता है। जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है उसका नाम मोहन होता है। मोहन भी अपनी बहुत सारी बातें जो है वो रामू से शेयर करता है। कहता है कि वो गांव में ही रहता था, वहाँ पर उसकी एक बहन थी मीना, जो कि नर्स बनने के लिए शहर आई थी। और फिर उसके बाद पूरा जो फ्लैशबैक है वो चलता है कि कैसे उसकी बहन नर्स बनने का सपना लेकर शहर चली गई और बहन ने वादा किया था कि वो उसे चिट्ठी लिखेगी, फिर तुम्हें भी वो ले जाएगी, ये उसने वादा किया था। लेकिन बहुत दिनों तक उसने इंतज़ार किया और ना ही कोई चिट्ठी आई, ना ही कोई संदेश आया। फिर क्या होता है साथियों कि एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में बड़ी मुश्किल से मोहन जो है वो अपनी जान बचाता है और उसके पास तो कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं होता। और अब वो क्या करे, बूढ़े बाबा की एक मदद से वो कहता है कि मुझे अब शहर जाना है और अपनी बहन मीना को तलाश करना है, और इस तरह से उसका शहर आना होता है। रामू ने कहा कि इतने बड़े शहर में अब वो अपनी बहन को कैसे ढूंढेगा, क्या उसके पास उस अस्पताल का पता है जहाँ पर उसकी बहन मीना काम करती है। तो मोहन कहता है कि उसे तो ये सब नहीं पता, बस उसे तो केवल यही पता है कि जो उसकी बहन है वो नर्स है और वो शहर के किसी अस्पताल में नर्स का ही काम करती होगी। तब मोहन कहता है कि ऐसा तो संभव है ही नहीं, अब मोहन को, अपनी बहन को हम कैसे ढूंढेंगे। तो मोहन कहता है कि वो हर अस्पताल के बाहर खड़ा होकर गाना गाएगा, जब वो गाना गाएगा शायद बहन जो है वो उसकी आवाज़ पहचान ले। तो एक जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वो किस तरह से सपने देखता है, किस तरह से सोचता है कि बहन उसका जो आवाज़ सुन के वो खींची चली आएगी, ये सब बातें उसके जो है वो मोहन जो है वो रामू से कर रहा होता है।
अब उनके पास कोई चारा नहीं होता, वो क्या करें क्या ना करें। दोनों अच्छे दोस्त तो बन जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब दोनों क्या करते हैं कि दिन भर वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। जो मोहन है उसे गाना गाना अच्छा लगता है, अच्छा वो गायक है, थोड़ा सा शौकिया तौर पे गा लेता है। और जो रामू है वो माउथ ऑर्गन जो है अच्छे से बजाता है। एक दिन उन्होंने कहा, अपने आप में दोनों ने फैसला किया कि मैं अच्छा माउथ ऑर्गन बजा लेता हूँ, तुम अच्छा मोहन गाते हो, तो क्यों ना हम गाना गाएं, शायद इससे हमारा थोड़ा सा जो है गुजर बसर हो जाए, शायद हम थोड़ा सा पैसा कमा लें। तो ये आइडिया दोनों को पसंद आता है। अब वो धीरे धीरे मोहन गाना गाता है और जो रामू है वो माउथ ऑर्गन बजाता है। और अब क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ उन्हें सुनने के लिए एकत्रित होने लगती है। और मोहन कहता है कि ये जो तुम्हारी कला है, तुम्हारा सम्मान है, ये भीख के पैसे नहीं हैं। और उन्हें जब गाना सुनकर लोग जाते हैं तो उन्हें बदले में बहुत सारे तो पैसे तो नहीं, लेकिन जो भी उनके पास पैसे होते हैं वो उन्हें देते हैं। और दोनों मित्र जो हैं पैसा पाकर खुश हो जाते हैं। अब तो उनकी वो दिनचर्या हो जाती है कि अब वो रोज़ सुबह उठकर फुटपाथ पर वो सोते हैं, वहीं से उठकर दोनों सड़क के पास या किसी पार्क के पास जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है वहाँ पर चले जाते हैं। और रामू माउथ ऑर्गन बजाता है, मोहन गाना गाता है, सभी उन्हें पैसे देते हैं और इस तरह से उनकी जो गुजर बसर है वो अच्छी होने लगती है। एक दिन क्या होता है, इसी तरह से जब वो गाना गाकर जा रहे होते हैं तो एक लड़की छोटी सी वो अपनी खिड़की पर खड़े होकर उनका ये गाना सुन रही होती है, दोनों को बुलाती है और कहती है कि बाजी वाले मेरे लिए भी तुम कुछ बजाओ। तो वो दोनों बजाने लगते हैं, एक गाना गाने लगता है। वो जो लड़की होती है वो बताती है कि मैं मंजू हूँ। वो बदले में उन्हें कुछ पैसे देना चाहती है, लेकिन वो दोनों दोस्त उससे पैसे नहीं लेते। कहते हैं कि हम अपनी छोटी बहन से पैसे नहीं लेंगे। मंजुला जो लड़की है वो बीमार होती है और वो उनसे कहती है कि तुम दोनों कल ज़रूर आना, कल फिर बाजा बजाना, इससे मुझे दिल को अच्छा लगेगा, मेरा मनोरंजन होगा। तभी पीछे से जो मंजू का भाई होता है वो उन्हें आवाज़ देता है और इस तरह से वो दोनों जो दोस्त होते हैं वो भी कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन डॉक्टर जो है एक नर्स को लेकर उनके घर आते हैं और डॉक्टर साहब उस लड़की छोटी बच्ची का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि मंजू को बिस्तर से ना उठने दें, वो बीमार है। और उसके लिए उन्होंने एक सिस्टर का भी इंतज़ाम कर लिया है। अब ये सिस्टर मंजू के साथ ही रहेगी, इससे मंजू का दिल भी बहल जाएगा और वो पहले से अच्छी भी हो जाएगी। तो इस तरह से जो मंजू है वो वहाँ पर उस नर्स के साथ रहने लगती है। एक दिन डॉक्टर भी मंजू के भाई को कहते हैं कि अगर तुम विवाह कर लो तो शायद भाभी के आने की वजह से मंजू जल्दी अच्छी हो जाए। अगर भाभी आ जाएगी तो वो इसका ख्याल अच्छे से रख पाएगी। डॉक्टर मंजू का ध्यान रखने के लिए भाई से कहते हैं, वैसे तो उनके घर में बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी जो मंजू का भाई है वो अच्छी तरह से उनकी देखभाल करता है। उधर जो रामू है वो माउथ ऑर्गन बजाता है और मोहन गाना गाने की कोशिश करता है। और जो मोहन है जब वो गाना गाता है तो वो गाना क्या होता है, आइए हम सुनते हैं। जाने वालों जरा
मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण, फिर रहा भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम, देखता जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सभी उनको पैसे देते हैं। रामू मोहन के गाने की तारीफ करता है, कहते हैं कि आज तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं और दोनों दोस्त जो हैं खुश हो जाते हैं। दोनों दोस्त चले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक दुकान पर रामू एक किताब को देखकर उसे खरीदना चाहता है, क्योंकि ये तो उसके कोर्स की किताब है।
दुकानदार दोनों को भिखारी समझकर उस किताब की कीमत 2 रुपए बताता है। दोनों दोस्त उसे खरीद लेते हैं। दुकानदार चालाक है, किताब तो केवल 98 की ही होती है, लेकिन वो उनसे 2 रुपए में उसे बेचता है। कभी जाते जाते दोनों का जो सामना है वो वहाँ पर पास ही एक स्कूल होता है, वहाँ के बच्चों से होता है जो उन्हें भिखारी समझते हैं और उनसे वो किताब छीनने का प्रयास करते हैं जो उन्होंने कुछ देर पहले खरीदी थी। काफ़ी मारपीट होती है। तभी वहाँ पर अध्यापक आकर बीच बचाव करते हैं और पूछते हैं ये किताब किसकी है। रामू कहता है ये किताब मेरी है। तो वो कहते हैं कि इसमें तो किसी का नाम ही नहीं लिखा है। तो रामू कहता है कि सर ये किताब अभी अभी हमने दुकानदार से खरीदी है। सभी जो बच्चे उनको तंग कर रहे थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। किताब रामू को दे दी जाती है और अब जो रामू है वो अपनी सारी कहानी उस अध्यापक को बताता है कि कैसे वो पढ़ नहीं पाया, कैसे उसकी माँ का जो सपना था वो पूरा हो नहीं पाया। अध्यापक कहते हैं कि अभी भी तुम पढ़ सकते हो। तो रामू कहता है कि उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगा और खूब पढ़ूँगा। अब तो रामू स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसके पास एडमिशन के लिए 50-60 रुपए भी नहीं हैं। अब मोहन कहता है कि चलिए ऐसा करते हैं कि हम राजकुमारी, जिसे वो प्यार से कहते हैं मंजू को, छोटी सी जो लड़की होती है, कहते हैं उससे कुछ पैसे उधार मांगेंगे और फिर उन पैसों से तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और कुछ दिनों बाद हम वही पैसे मंजू को लौटा देंगे। दोनों दोस्त जाते हैं मंजू के घर, 60 रुपए की मांग करते हैं। इसी बीच जो मंजू के भैया हैं वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इन्हें पैसे दे दूंगा, तुम जाओ, तुम बीमार हो, आराम करो। मंजू उनसे कहती हैं कि भैया ये 60 रुपए दे दें, क्योंकि जो ये रामू है वो पढ़ना चाहता है, 10वीं के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है। लेकिन जो मंजू का भाई है वो तो उन्हें डरा धमका करके वहाँ से भेज देता है। वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगता कि वो वहाँ पर आकर मंजू के पास बैठकर बातें करते हैं और वो केवल 5 रुपए उन्हें देते हैं और उसके बाद वो वहाँ से अंदर अपने घर की ओर आते हैं और रामू और मोहन चले जाते हैं। उधर मंजू ये खिड़की से सब देखती रहती है और उसे पता चल जाता है कि जो रामू है वो रो के जा रहा है। मंजू अपने भाई से सारी कहानी पूछती है कि क्या हुआ। तब पता चलता है मंजू को कि कैसे उसके भाई ने 60 रुपए ना देकर केवल 5 रुपए ही रामू को दिए हैं। अब स्कूल में उसका एडमिशन कैसे होगा ये सोच करके मंजू भी परेशान है। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हम
कम है, पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख हो कोई तब जलते हैं, पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो। इस गाने को गाने के बाद बहुत सारे जो पैसे हैं वो उन्हें मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि आज तो हमें 3.25 रुपए बने हैं और अब हम धीरे धीरे इसी तरह से रोज़ पैसे कमाएंगे और किसी तरह से 60 रुपए जब हो जाएंगे तो स्कूल में दाखिले के लिए वो पर्याप्त होंगे। अब मोहन कहता है कि मैं तो अब रोज़ गाना गाऊंगा और तुम इसी तरह से रोज़ माउथ ऑर्गन बजाना और इस तरह से मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना और एक जो माँ का जो सपना था उसे सच करके साबित करना। इसी बीच क्या होता है, जो नर्स होती है मीना, वो मंजू का खूब ख्याल रखती है और अब जो मंजू है वो भी बहुत ही चुलबुली सी लड़की होती है। वो सिस्टर को मंजू ना कह के, जो मंजू है वो सिस्टर नहीं कहती है, उस सिस्टर को कहती है मैं तो तुम्हें दीदी कहूँगी और वो दीदी कहती है। जैसे ही मंजू से दीदी पुकारती है तो उस नर्स मीना को अपने भाई मोहन की याद आती है कि कैसे उसने अपने भाई को गांव में छोड़ दिया है और उसका जो भाई है वो नेत्रहीन है और उसके सामने वो पुरानी पिक्चर घूम जाती है। कैसे पुराने दिन थे, कैसे उसका भाई था, कैसे वो गांव में रहते थे, ये सब उसके सामने सारे दृश्य हैं वो आ जाते हैं। उधर जो रामू और मोहन हैं वो दोनों फुटपाथ पर ही सोते हैं, वहीं से उठकर वो गाना गाते हैं। तो एक दिन एक जो वहाँ पर चोर होता है वो मोहन के जेब से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो रामू है वो जग जाता है, चोर भाग जाता है और जो पैसे होते हैं जो कि वो धीरे धीरे कमा रहे होते हैं गाना गाकर, माउथ ऑर्गन बजाकर एडमिशन के लिए, तो वो जो उनकी कमाई होती है वो बच जाती है। तभी वो दोनों एक दिन सलाह करते हैं कि क्यों ना हम एक खोली किराए पे ले लें, क्योंकि फुटपाथ पर रहना सुरक्षित नहीं है। दोनों दोस्त ये बात एक दूसरे से करते हैं और मान भी लेते हैं ये बात, और दोनों सुख दुख में एक दूसरे का जो साथ है उसको देने का भी वो वादा करते हैं। अब वो खोली पे किराए पर एक खोली ले लेते हैं। वहाँ पर उनका एक सामना मौसी से होता है जो वहाँ पर ही पास में रहती है।
इस तरह से खोली में वो रहने लगते हैं, उन्हें अच्छा लगने लगता है। एक दिन रामू दाखिले के लिए स्कूल जाता है और 10वीं में एडमिशन चाहता है क्योंकि 60 रुपए का इंतज़ाम हो गया है। उन्हें बहुत आशा है कि अब तो स्कूल में दाखिला मिल ही जाएगा। प्रिंसिपल से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि पढ़ाई तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, 5-6 महीने हो गए हैं, अब एडमिशन मुश्किल है, अब क्या करें, अब तो मुश्किल से ये एडमिशन नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पर एक कक्षा के अध्यापक आते हैं, वो कहते हैं कि इसको पढ़ने का एक मौका दीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लड़का है। तभी जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उनका दिल जो पसीज जाता है और इस तरह से रामू का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। रामू बहुत खुश है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि वो तो अकेला है। और तब एक अध्यापक कहते हैं कि अगर जिम्मेदारी की बात है तो वो रामू की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से एडमिशन रामू का हो जाता है, स्कूल आना जाना उसका लगा रहता है। और एक दिन बाजा बजाते हुए मंजू की खिड़की के पास वो दोनों मित्र चले जाते हैं, बाजा बजाते हैं ताकि मंजू बाहर आ जाए। लेकिन दरबान जो होता है वो उन्हें वहीं से ये कहकर भगा देता है कि मंजू नहीं है। दरबान दोनों मित्रों से कहता है कि जब से तुम गए हो तो तुम्हारे जाने के बाद जो मंजू है वो ज़्यादा बीमार हो गई थी। जब मंजू को ये पता चलता है कि ये दोनों चले गए हैं तो वो भी नाराज़ हो जाती है क्योंकि दरबान उन्हें मिलने नहीं देता और उन्हें वहीं से वो भेज देता है। और मंजू को भी जब ये पता चलता है कि इस तरह से दोनों जो उसके भाई हैं उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है तो उसे बुरा लगता है, वो नाराज़ हो जाती है। और सभी उसे मनाने का जो है प्रयत्न करते हैं, नर्स दीदी है मनाने की कोशिश करती है, उसके भैया उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बहुत इधर से उधर से इधर उसे बहुत सारे खिलौने दिए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि वो मान जाए, उसके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट आ जाए। तभी लाख समझाने के बाद जो नर्स होती है वो सफल हो जाती है और उसे जो नर्स है वो किस तरह से समझा रही है, आइए इस गीत में सुनते हैं। चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके, झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से
कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। अभी अभी आँखों से चलके, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। और इस तरह से जो मंजू होती है उसे हंसी आ जाती है और सभी खुश हो जाते हैं। इधर जो रामू है अब वो क्लास अटेंड करने के लिए स्कूल जाने लगता है, तभी उसका जो सामना है वहाँ के जो शरारती बच्चे होते हैं उनसे होता है, जो उसे कक्षा में चिढ़ाते हैं। क्योंकि जो रामू है वो अपाहिज होता है, इसलिए सभी उसे तंग करते हैं, कोई उसे पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और गलती से जो रामू की बैसाखी है वो किसी बच्चे को लग जाती है। इसी बीच अध्यापक रामू को बहुत मारते हैं। तभी एक बच्चा बीच बचाव करता हुआ कहता है कि सारा कसूर दूसरे बच्चे का है, रामू तो बेकसूर है। और इस तरह से जो टीचर है अब वो रामू से माफ़ी मांगता है कि पहले उसने क्यों नहीं बताया। यानी कि रामू ये सोचता है कि मैं तो बेबस हूँ, लाचार हूँ, बैसाखी के सहारे चलता हूँ, इसलिए सभी दोषारोपण मुझ पे ही करते हैं। और इस तरह से उसे जो चोट लग जाती है, जब वो घर पहुँचता है और जो मौसी होती है वो रामू को देखती है तो वो बहुत दुखी होती है। और मोहन भी दवाई लेने के लिए बाज़ार चला जाता है। दोनों की जो दोस्ती है बहुत ही सच्ची है, पवित्र है और दोनों एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते हैं। जो रामू है अब वो अपनी खोली के बाहर रात के समय पड़ता है, वहाँ पर कुछ रोशनी आ रही होती है तो वहीं पर कुछ लोग जो हैं वो ताश खेलने के लिए आते हैं। जो टोली होती है सभी उसे वहाँ से भगा देते हैं, उसे पढ़ने नहीं देते। अब वो अंदर की तरफ अपने घर आ जाता है। इसी बीच एक टीचर रामू को देखने के लिए उनके घर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ का घर का जो हाल है वो तो बहुत ही बदहाल है, बाहर बहुत शोर शराबा है। तो अध्यापक उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पढ़ते हो, यहाँ तो पढ़ाई संभव ही नहीं है, क्यों नहीं तुम मेरे साथ मेरे घर चलते। लेकिन रामू तो अपने दोस्त को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहता। अंत में जो अध्यापक हैं वो चले जाते हैं। इसी बीच जो है मोहन वो दुकान से दवाई लेकर घर आता है और बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ पर मास्टर जी आए थे और मोहन कहता है कि वो देख नहीं पाता इसलिए वो दवाई खुद ही लगा दें। दोनों का प्यार जो है वो सच्चा होता है। और एक अगले दिन क्या करता है मोहन, वो रामू को लेकर अस्पताल जाता है कि इसके आँखों का इलाज हो जाए। लेकिन मोहन के आंखों का इलाज यहाँ पर जो छोटे अस्पताल है वहाँ संभव नहीं है, वो विदेश में होगा। मोहन कहता है कि रामू मैं तो केवल तेरी आंखों से ही इस दुनिया को देखता हूँ, देखूँगा और इसी तरह से हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। और इस तरह से ये जो कहानी है वो आगे बढ़ती रहती है। और अगले दिन जो रामू है वो अपनी खोली के बाहर पड़ता है, वहीं पर वो जो बदमाश तरह के लोग होते हैं वो आते हैं, ताश खेलते हैं और रामू को मारते पीटते हैं। मौसी बीच बचाव करती है और इस तरह से जो मोहन है वो एक दिन रामू के लिए लालटेन गिफ्ट करके लाता है ताकि उसकी जो पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो सके, वो अच्छे नंबरों में पास हो सके। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन पता चलता है कि स्कूल में
जो रामू है वो फर्स्ट आया है, उसे गोल्ड मेडल मिला है। सभी खुश होते हैं, मौसी भी उसे आशीर्वाद देती है और दोनों जो मित्र है मंजुला से मिलने जाते हैं ताकि ये खुशखबरी जो है वो मंजू को भी सुना सकें। लेकिन दरबान कहता है कि जो राजकुमारी मंजू है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब वो एक फूल जो है वो उनका जो एक पालतू कुत्ता होता है उसके पास भेज करके वो मंजू तक वो पहुंचाते हैं। फिर दोनों दोस्त उसके बाद मंदिर में जाते हैं और मंजू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और इधर मामू जो है जब उसके अच्छे अंक आ जाते हैं तो जो उसकी स्कूल की फीस होती है वो माफ़ कर दी जाती है। लेकिन रामू तो बहुत ही होनहार बालक है, वो कहता है कि अगर फीस किसी की माफ़ करनी है तो किसी अन्य गरीब बच्चे की फीस माफ़ कर दी जाए, उसे ये मौका दिया जाए। सभी जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल है, वो रामू की बहुत तारीफ़ करते हैं कि कितना मेहनती और होनहार ये लड़का है और ये सामान्य बालक नहीं है, सचमुच ये बड़ा होकर कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। और इसी बीच ये जो गाना है वो आ जाता है। जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। इसी बीच जो मोहन है वो गाना गा रहे हैं, तभी कोई मीना मीना पुकारता है। मोहन जान जाता है कि उसकी बहन कहीं आसपास है। वो दीदी दीदी पुकारता है, लेकिन जो मीना होती है वो राजकुमारी के भैया के साथ वहाँ पर आई हुई होती है। वो भी जान जाती है कि मोहन ही उसका भाई है जो देख नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो एक भिखारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं करती, भिखारी के रूप में उसे पसंद नहीं करती और वो उसे अपना भाई वहाँ पर नहीं मानती कि ये मेरा भाई है, क्योंकि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी बीच जो राजकुमारी का भाई है मंजू का, वो आवाज़ देता है मीना को और मीना गाड़ी में बैठकर चली जाती है। भैया वापस गाड़ी में चले जाते हैं और उसके बाद वो कहीं भी नहीं मिलते। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए
के पग पग दीप जलाए। मीना को पता चल जाता है कि रामू जो मोहन है वही उसका भाई है। उधर उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है लेकिन वो मोहन कहीं नहीं मिलता। इधर मंजू की जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब है, बीमार है। वो रामू और मोहन को पुकारती रहती है। रामू और मोहन भी उसके लिए उदास हैं और सभी मंजू का जो हाल है उसे जानने के लिए आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मंजू जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। मंजू के भैया दोनों, उन दोस्त जो मंजू के भाई होते हैं रामू और मोहन, उनसे माफ़ी मांगते हैं और भैया बताते हैं कि एक तोहफा मंजू मोहन के लिए छोड़ गई है। और तभी भैया बताते हैं कि मीना नहीं चाहती थी कि इस तरह से उसके भाई को वो भिखारी के रूप में स्वीकार करें। मोहन जो है वो बहुत अपमानित होता है, वो भी अपनी बहन को नहीं स्वीकार करता, उसे बात नहीं करना चाहता। और इस तरह से एक दिन क्या होता है कि चोरी के इल्ज़ाम में रामू को फंसाया जाता है, लेकिन वो तो निर्दोष है। मोहन भी जानता है कि वो नादान है, लेकिन पुलिस जो है वो रामू को पुलिस स्टेशन तक ले जाती है। तभी वहाँ पर टीचर भी आते हैं और वो कहते हैं कि खोली का बहुत ही गंदा माहौल है, वहाँ पर तुम मत रहो, वहाँ से निकलो। और इस तरह से टीचर के कहने पर जो पुलिस है वो रामू को छोड़ देती है। और इस तरह से जो टीचर है वो अपने साथ उसे अपने घर ले जाता है। और तभी मोहन जो है रामू रामू पुकारता हुआ टीचर के घर आता है। टीचर उसे मिलने नहीं देता। खिड़की पर जब रामू आता है तो वो बात नहीं करता, खिड़की एकदम बंद हो जाती है। दोनों मित्र एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लेकिन दोनों मित्र रोने लगते हैं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं। बहुत ही भावुक दृश्य होता है। दोनों मित्र एक दूसरे से बात नहीं करते। इधर रामू की परीक्षा में अच्छे अंक तो आते हैं, लेकिन टीचर चाहते हैं कि अगर और अच्छे से मेहनत की जाए तो रामू अच्छा कर सकता है। अब वो टीचर रामू को खोली में रहने नहीं देता, बल्कि उसे लेकर अपने गांव चला जाता है। बिछड़ने के बाद
जो मोहन है वो बीमार हो जाता है। मौसी उसकी देखभाल तो करती है, परंतु उसे तो अपने दोस्त की फिक्र होती है। रामू अपने मित्र मोहन की सुध नहीं लेता और मौसी भी कहती है कि तू उसके लिए रोया चला जा रहा है, उसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। और इस तरह से ये बातें चल रही होती हैं तो पता चलता है एक दिन रामू की चिट्ठी आती है कि जिस अध्यापक के साथ वो गया था उसकी भी मृत्यु हो गई है। वो उसे पिता की तरह प्यार करते थे और अब वो लिख रहे हैं कि उसके पास अब पैसे नहीं हैं, इसलिए अब वो स्कूल में फीस नहीं दे पाएगा, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। ये बातें जब मोहन को पता चलती है तो वो बीमारी में उठकर भी गाना गाता है और रामू की फीस देने के लिए प्रयत्नशील होता है कि ताकि उसकी जो ये फीस है वो समय पर दी जा सके। उधर जो है मोहन पैसे जमा करता है और स्कूल जाता है और रामू के जो इम्तिहान में उसे बैठना है उसके लिए वो फीस जो है वहाँ जमा करा लेता है, लेकिन कहता है कि ये बात किसी और को ना बताए। और इस तरह से जब रामू स्कूल आता है तो टीचर भी झूठ बोलते हैं कि जो शर्मा टीचर है जिसके पास आप रहते थे उन्होंने ही स्कूल की जो आपकी फ़ीस है वो भेजी है। रामू खुश हो जाता है और इस तरह से रामू को तो किसी बातों का पता ही नहीं होता, वो साइन करता है। इसी बीच क्या होता है, तेज़ बारिश होने लगती है। मोहन भी जो है बारिश में भीगता है और उसके बाद वो गिर जाता है। उसे अस्पताल लाया जाता है। मौसी उसकी कुशलता की प्रार्थना करती है और मीना भी जो अपने भाई की देखभाल करने के लिए डॉक्टर से कहती है कि वो इस पेशेंट की सेवा करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मोहन ही उसका भाई है। और इस तरह से मोहन भी जो है वो जब बीमार होता है, बुखार में तप रहा होता है, तो वो रामू रामू ही पुकारता है, मौसी को याद करता है। और जो सिस्टर होती है वो तो उसकी बहन ही होती है। तो इस तरह से अच्छे इलाज के कारण, सभी के प्यार के कारण जो मोहन है वो भी अच्छा हो जाता है। और इस बीच में जो रामू है वो भी अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो जाता है। सभी उसे बधाई देते हैं। टीचर उसे सच्चाई बताता है कि तुम्हारी फीस शर्मा जी जो टीचर थे उस विद्यालय के, उन्होंने नहीं भरी बल्कि एक अंधे लड़के ने भरी है। अब तो रामू समझ जाता है कि वो अंधा नेत्रहीन बालक, उसका जो दोस्त है वो मोहन ही है। उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। और उधर मोहन भी अस्पताल में है। उसे पता चलता है कि 10वीं का रिजल्ट आ गया है और रामू ने टॉप किया है। वो रामू की उस जो तस्वीर होती है उसे चूमता है और इस तरह से रामू भी भागा भागा मिलने के लिए उसे अस्पताल आता है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं और जो नर्स दीदी होती है मीना, वो भी अपने भाई के पास आ जाती है। तो मोहन, मीना और रामू जो है वो तीनों गले मिलते हैं। मौसी भी आ जाती है। तीनों खुश होते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह से जो ये कहानी है दोस्ती, उसका एक अंत जो है वो बहुत ही सुखद होता है। तो दोस्ती कहानी आज हमने आपको सुनाई, आपको अच्छी लगी होगी। और वलीला अंसारी जी का भी हमें ईमेल मिला है, उन्होंने लिखा है कि बहुत ही अच्छा आज की ये कहानी लगी, हमने ये फिल्म देखी थी। और इसी तरह से MS अब्बासी जी का भी हमें मेल आया है, वो भी लिख रहे हैं कि उन्होंने तब ये फिल्म